सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कपालभाति की A to Z जानकारी। दोस्तों आपने कपालभाति के और भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपने किसी और वीडियो में नहीं देखा होगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम कपालभाति के थियोरेटिकल एस्पेक्ट को समझेंगे और दूसरे भाग में हम कपालभाति के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझेंगे। यानी कि दूसरे भाग में हम ये देखेंगे कि कपालभाति की करने की कौन कौन सी विधियां हैं और उनको करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कपालभाति वास्तव में है क्या। तो दोस्तों हठयोग के ग्रंथों में कपालभाति को एक शुद्धिकरण की क्रिया के रूप में माना गया है। यानी कि वर्तमान समय में हम कपालभाति को एक प्राणायाम के रूप में जानते हैं, जो कि एकदम सही है, लेकिन हठयोग की ग्रंथों की माने तो फिर उसमें कपालभाति को शुद्धिकरण की क्रिया बताया गया है। कपालभाति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का मतलब होता है आभा या फिर चमड़ी। यानी कि कपालभाति का अर्थ हुआ मस्तिष्क की आभा। यानी कि दोस्तों कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से आपकी मस्तिष्क की आभा जो है बढ़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क जो है वो शुद्ध हो जाता है। यानी कि मस्तिष्क में जो भी बुरे विचार आते हैं वो कपालभाति की क्रिया से गायब हो जाते हैं। दोस्तों कपालभाति के प्रकारों को बताने के लिए मैं 2 ग्रंथों का रेफरेंस देना चाहूँगा। पहला है हठ प्रतिदिका और दूसरा है गृह्ण संहिता। तो दोस्तों हठ प्रतिदिका के अनुसार कपालभाति एक ही प्रकार की होती है, जो कि आप जानते हैं और जिसको मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। दोस्तों जो दूसरा हठयोग का ग्रंथ है गृह्ण संहिता, उसके अनुसार कपालभाति 3 प्रकार की होती है। पहला होता है वातक्रम कपालभाति, दूसरा होता है व्युत्क्रम कपालभाति और तीसरी होती है शीतक्रम कपालभाति। यानी कि दोस्तों क्योंकि गृह्ण संहिता में भी और हठ प्रतिदिका में भी कपालभाति एक शुद्धिकरण की क्रिया है, तो गृह्ण संहिता के अनुसार शुद्धिकरण जो है वो 2 प्रकार से किया जाता है। पहले प्रकार में हम हवा का प्रयोग करते हैं और बाकी दूसरे प्रकार में हम जो है गर्म और नमकीन जल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो शीतक्रम और व्युत्क्रम कपालभाति है उसमें शुद्धिकरण के लिए हम गर्म और नमकीन जल का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं शीतक्रम और व्युत्क्रम को संक्षिप्त रूप में बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। यानी कि शीतक्रम कपालभाति में शुद्धिकरण के लिए हम गर्म और नमकीन जल मुंह में लेते हैं और उसको फिर अपनी नसिकाओं से बाहर निकालते हैं। अगर बात करें व्युत्क्रम कपालभाति की, तो व्युत्क्रम कपालभाति में शुद्धिकरण के लिए हम गर्म और नमकीन जल अपने हाथों में लेते हैं और अपनी नसिकाओं से उन्हें ऊपर की तरफ खींचते हैं और वो जल आपके मुंह में प्रवेश कर जाता है, फिर हम उसे बाहर मुंह से कुल्ला कर सकते हैं। तो दोस्तों शीतक्रम कपालभाति के लिए मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वातक्रम कपालभाति की, जिसको वर्तमान समय में सिर्फ कपालभाति प्राणायाम के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो हठ प्रतिदिका है और गृह्ण संहिता है उसमें विधियों में थोड़ा अंतर है। तो पहले हठ प्रतिदिका की बात करते हैं, जिसमें कपालभाति का एक ही प्रकार का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों उसके अनुसार कपालभाति के लिए हमें क्या करना है, हमें तेजी से श्वास छोड़नी है और श्वास जो आप लेंगे उसमें कोई भी बल का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि श्वास आपकी जो है ऑटोमेटिक ली जाएगी। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो कुछ इस तरह से करना है, सांस लेनी है हमें और फिर तो यानी कि तीव्र गति से आपको नसिकाओं से श्वास बाहर निकालनी है और उसी समय जो आपका जो उदर की जो मांसपेशियां हैं उनका संकुचन होगा और पेट यानी कि आपका जो उदर है वो अंदर की तरफ जाएगा। लेकिन श्वास लेने के लिए कोई भी बल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये तो प्रचलित कपालभाति प्राणायाम है, इसी को ही गृह्ण संहिता में वातक्रम कपालभाति का नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम गृह्ण संहिता की बात करें तो उसमें जो कपालभाति की क्रिया है वो हठयोग से एकदम विपरीत है। और वो क्या क्रिया है उसमें दोस्तों, जो संस्कृत श्लोक है उसका अर्थ को अगर हम देखें तो उसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि आपको 2 उंगलियां अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर अपने माथे पर रखनी है। दाहिने हथेली से दाहिने अंगूठे से आपको अपनी दाहिनी नसिका को दबानी है और फिर बाईं नसिका से आपको जो है श्वास लेनी है। धीरे धीरे श्वास लेने के पश्चात आपको बाईं नसिका बंद करनी है और दाईं से श्वास छोड़नी है। दाईं से श्वास लेनी है और बाएं से श्वास आपको छोड़नी है। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। बिल्कुल दोस्तों, ये अनुलोम
विलोम प्राणायाम है अगर हम वर्तमान दृष्टि से देखें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हठ योग के ग्रंथ घृण संहिता की। उसमें जो व्याख्याकार हैं यानी कि जो निरंजन सरस्वती हैं, उन्होंने जब इसका एक्सप्लेनेशन किया है तो उन्होंने यही क्रिया बताई गई है, जाहिर सी बात है उसमें यही विधि बताई गई है। लेकिन दोस्तों आगे घृण संहिता में निरंजनानंद सरस्वती जब कपालभाति प्राणायाम की व्याख्या करते हैं तो उन्होंने एक दूसरी विधि का वर्णन किया है। तो उसमें किस तरह से बताया, उसमें उन्होंने ये बताया है कि हमें श्वास को छोड़ना है और श्वास छोड़ते हुए हमें अपनी उदर की मांसपेशियों का संकुचन करना है, और श्वास जो आप लेंगे उसमें कोई भी बल का प्रयोग नहीं होगा और वो श्वास जो है वो धीरे धीरे ली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से होगी तब क्रिया। पहले हमें गहरी लंबी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है, तो देखिए, तो दोस्तों देखिए इस तरह से यहाँ पे 3 विधियाँ आपको समझ आ रही है। पहली जो अधिकतर लोग जानते ही हैं इस तरह से, जो कि हठ योग में भी है। दूसरी जो अभी मैंने बताई यानी कि कुछ इस तरह से गहरी लंबी श्वास लेनी है, तो ये थोड़ी सी अलग है, यानी कि श्वास छोड़ते हुए बल का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी मांसपेशियों का संकुचन हो रहा है, लेकिन श्वास को जो है धीरे धीरे लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा श्वास लेते हुए भी आप भले ही धीरे ले रहे हैं लेकिन कोई भी बल का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। और तीसरा जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह है। अब आप ये कहेंगे कि इनमें से सही विधि कौन सी है, तो दोस्तों जो 2 विधियाँ जिसमें सही तो तीनों ही मानेंगे, लेकिन प्रचलित विधियों की बात करूँ मैं तो प्रचलित यही वाली है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, और जो दूसरी मैंने बताई जिसमें संकुचन हो रहा है और श्वास धीरे धीरे ली जा रही है लेकिन बल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो दोनों आप कर सकते हैं, दोनों से ही आपको लाभ होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कपालभाति की जो है गति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रेफरेंस देना चाहूँगा पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक जिसका नाम है साइंस स्टडीज प्राणायामा। उसके अनुसार कपालभाति में जो गति है वो 1 स्ट्रोक पर सेकेंड होनी चाहिए। अब ये स्ट्रोक क्या होता है वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि तो आपने इस तरह से श्वास छोड़ी, ये 1 स्ट्रोक हुआ। इस तरह से तेजी से यानी कि लोहार की धौकनी की तरह हम श्वास बाहर निकाल रहे हैं, ये 1 स्ट्रोक हुआ। तो 1 स्ट्रोक पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 60 बार आपको करना है। तो यही एक सही दर है कपालभाति को करने की, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया काफ़ी सारे लोगों पर और उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि 1 मिनट में 60 बार से ज़्यादा कपालभाति नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं इसके लाभों की। तो दोस्तों कपालभाति शुद्धिकरण की क्रिया है। आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप ज़्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन यहाँ पे हो रहा है। मस्तिष्क की शुद्धि हो रही है, बुरे विचार बाहर निकलते हैं, आपके जो मस्तिष्क है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ती है। साथ के साथ जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या है उसमें लाभ होता है। इंडाइजेशन, एसिडिटी उनमें लाभदायक है। जिनका वेट ज़्यादा है और वो वेट घटाना चाहते हैं, भार घटाना चाहते हैं, तो दोस्तों वेट घटाने के लिए भी कपालभाति एक बहुत ही अच्छी क्रिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समय को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो फिर आप इसकी जो है 5 से 10 आवृत्तियाँ कर सकते हैं, यानी कि एक आवृत्ति में 20 स्ट्रोक करने हैं, तो 5 से 10 का मतलब हो गया लगभग 100 बार। धीरे धीरे आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट लूज़ की बात कर रहे हैं या इससे होने वाले फ़ायदों, अन्य फ़ायदों की बात करें, तो फिर आपको थोड़ा इसको लंबे समय तक करना पड़ेगा। 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा भी आप कर सकते हैं। अन्य लाभों की बात करें तो फिर कपालभाति आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, लीवर की मसाज करता है, तो लीवर सुचारू रूप से आपका काम करता है। किडनीज का एक तरह से प्यूरिफिकेशन करता है, किडनीज को जो है ये मसाजिंग इफेक्ट देता है। आंतों की भी दोस्तों मसाज करता है। तो ये दोस्तों कपालभाति के कुछ लाभ हैं। साथ के साथ अगर धमनियों में ब्लॉकेजेस हैं तो फिर कपालभाति एक ऐसी क्रिया, अगर आप इसको लगातार कर रहे हैं तो धमनियों में ब्लॉकेज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पर सावधानियाँ भी हैं। जिनको भी आंतों संबंधित गंभीर रोग हैं वो कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। किसी का अगर ऑपरेशन हुआ है तो वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर किसी को उच्च रक्तचाप है तो फिर वो इसको बहुत ही हल्के तरीके से करेंगे, यानी कि कपालभाति करते हुए ज़्यादा बल का प्रयोग ना करें। दोस्तों ये थी कुछ सावधानियाँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप कपालभाति करेंगे और जो विधियाँ मैंने बताई हैं ज़रूर आपको लाभ होगा। मधुमेह अगर किसी को है तो उसमें भी कपालभाति लाभदायक करता है। कुछ गंभीर रोग हैं जैसे कि एड्स हो गया या फिर कैंसर हो गया या और भी गंभीर रोग हैं,
अगर इस तरह की आपको समस्याएं हैं तो कपालभाति आपको कम से कम आधे घंटे तक करनी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि ये सारी जो क्रियाएं हैं आप पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। अगर आपको कोई समस्या है तभी आप कपालभाति का प्रयोग करें, या फिर इसको सीखने के लिए आप किसी जो है एक्सपीरियंस जो टीचर है उसी के निर्देशन में ही आप इसे सीखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों अब मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकता। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी मेरे वीडियो ज़्यादा जो है उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं। तो प्लीज़ 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 आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर से मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर ज़रूर करें। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए गुड बाय।